हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम आपके बीएससी में जूलॉजी के सिलेबस का पार्ट है। इस वीडियो में हम देखेंगे पैरामीशियम की सिस्टमैटिक पोजीशन को, हैबिट एंड हैबिटैट को और उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर में हम उसके एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की पोजीशन या प्लेस को देखते हैं ओवरऑल क्लासिफिकेशन में। वो किस फाइलम को बिलोंग करता है, किस सब फाइलम को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है, एक्सेट्रा। पैरामीशियम की बात करें तो वो फाइलम प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है। प्रोटोजोआ सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सब फाइलम सीलियोफोरा सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स होते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटोजोअन्स जिनमें सीलिया प्रेजेंट होता है उनके बॉडी की सरफेस पे। क्लास सीलिएटा, सीलिया प्रेजेंट होता है बॉडी की सरफेस पे। वो हेल्प करता है फीडिंग में, अटैचमेंट में, स्विमिंग में, क्रॉलिंग में, बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है जो सीलिया प्रेजेंट होता है। सब क्लास होलोट्रिकिया में जो सीलिया प्रेजेंट होता है बॉडी के सरफेस पे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द बॉडी और उसकी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है पूरी बॉडी पे। ऑर्डर हाइमेनोस्टोमैटिडा। हाइमेनोस्टोमैटिडा में जो माउथ होता है वो टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट नहीं होता है। ना वो एंटीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा, ना वो बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा। पैरामीशियम का ये एंटीरियर एंड है और ये पोस्टीरियर एंड है। ये किसी भी एंड पे प्रेजेंट ना होके सब टर्मिनल रीजन में प्रेजेंट होता है। सब टर्मिनल रीजन मतलब टर्मिनल रीजन से पहले, जहाँ पे माउथ पोस्टीरियर एंड से थोड़ा पहले ही प्रेजेंट है। जीनस है पैरामीशियम और स्पीशीज है कॉर्डेटम। बॉडी पे सीलिया का लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होता है, पर पोस्टीरियर एंड पे जो सीलिया प्रेजेंट होता है वो लंबी होती है, ज़्यादा लॉन्गर होती है लेंथ में, और इसे कॉर्डल टफ्ट कहते हैं और इसी की वजह से स्पीशीज का नाम पड़ा है कॉर्डेटम। हैबिट और हैबिटैट। हैबिट का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बिहेवियर और हैबिटैट का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म किस एनवायरनमेंट में रहता है। पैरामीशियम इज कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट सच एज ponds, pools, ditches, streams, lakes, reservoirs and rivers. पैरामीशियम कॉमनली पाया जाता है फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट्स में, जैसे कि पॉन्ड्स, पूल्स, डिचेस, स्ट्रीम्स, लेक्स, रिजर्वॉयर्स एंड रिवर्स, यानी कि तालाब में, पूल में, नाली में, झील में, नदी में, इन सब जगह पे कॉमनली पैरामीशियम पाया जाता है। It is found in abundance in stagnant pools rich in decaying matter as well as in organic infusions and sewage water. पैरामीशियम अबंडेंस में पाया जाता है, मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है स्टैगनेंट पूल्स। स्टैगनेंट पूल्स का मतलब होता है जहाँ पर पानी रुका हुआ हो, स्थिर पानी में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि रिच होते हैं डिकेइंग मैटर में और ऑर्गेनिक इन्फ्यूजन्स में और सीवेज वाटर में। सीवेज वाटर मिक्सचर होता है वाटर का जो हमारे घरों से निकलता है, इंडस्ट्रीज से निकलता है, पब्लिक ऑफिस से निकलता है, उन सभी वाटर्स का मिक्सचर होता है, उसमें भी ये काफ़ी अबंडेंस में पाया जाता है। इट इज़ अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीशियम एक फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है ये किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता सर्वाइवल के लिए, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है, ये पूरी दुनिया में पाया जाता है।
एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम पैरामीशियम के साइज और शेप की बात करेंगे। पैरामीशियम कॉर्डेटम इज अ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म measuring commonly between 170 to 290 microns in length. It may attain a length up to 300 to 350 microns. पैरामीशियम कॉर्डेटम एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। आपको इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है तो। इसकी लेंथ होती है 170 से 290 माइक्रॉन्स के बीच में, पर ये 300 से 350 माइक्रॉन्स का लेंथ अटेन कर सकता है, पर कॉमनली इसकी लेंथ होगी 170 से 290 माइक्रॉन। इट इज़ विजिबल टू द नेकेड आइज एज अ मिनट एलोंगेटेड बॉडी। आप नेकेड आइज से देखोगे, यानी कि बिना माइक्रोस्कोप के देखोगे तो आपको ये विजिबल होगा एज अ मिनट एलोंगेटेड बॉडी। शेप की बात करेंगे। द सेल बॉडी ऑफ पैरामीशियम कॉर्डेटम इज स्पिंडल शेप्ड। इट इज कॉमनली नोन एज स्लिपर एनिमलक्यूल ड्यू टू इट्स डिस्टिंक्टिव शेप विच रिसेम्बल्स अ स्लिपर और अ शू। जो सेल बॉडी होता है पैरामीशियम कॉर्डेटम का वो स्पिंडल शेप्ड होता है। स्पिंडल शेप का मतलब होता है कुछ ऐसा शेप, कुछ ऐसे शेप को स्पिंडल शेप कहते हैं। जो पैरामीशियम कॉर्डेटम का बॉडी होता है वो स्पिंडल शेप्ड होता है और इसे कॉमनली स्लिपर एनिमलक्यूल कहते हैं। स्लिपर एनिमलक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप होता है वो रिसेंबल करता है एक स्लिपर या शू के शेप को। एनिमलक्यूल का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा एनिमल, यानी पैरामीशियम कॉर्डेटम को कॉमनली हम स्लिपर एनिमलक्यूल कहते हैं उसके शेप की वजह से। द एंटीरियर और फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज राउंडेड while the posterior end is somewhat pointed or cone shaped. ये एंटीरियर पार्ट है पैरामीशियम का और ये पोस्टीरियर पार्ट है पैरामीशियम का। जो एंटीरियर पार्ट होता है पैरामीशियम का, एज यू कैन सी, वो थोड़ा राउंडेड होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो कोन शेप्ड होता है या पॉइंटेड होता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये कोन शेप्ड है। द बॉडी ऑफ द एनिमल इज एसिमेट्रिकल इन फॉर्म। एनिमल की बॉडी एसिमेट्रिकल है फॉर्म में। एसिमेट्रिकल होने का मतलब है अगर मैं इसकी बॉडी को बीच से डिवाइड करूँगी दो पार्ट्स में, तो जो दो पार्ट्स मुझे मिलेंगे वो अनइक्वल होंगे शेप में। पैरामीशियम के स्ट्रक्चर्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर। एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, पेडिकल, सीलिया, ओरल ग्रूव और साइटोपाइज। ये चारों स्ट्रक्चर्स पैरामीशियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम में ये सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं, साइटोप्लाज्म, ट्राइकोसिस्ट्स, इंफ्रासीलरी सिस्टम, न्यूक्लियाई, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स। ये सारे स्ट्रक्चर्स इंटरनल स्ट्रक्चर के अंडर आते हैं। इन सब के बारे में डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पेलिकल के बारे में। पेलिकल एक थिन कवरिंग होती है एनिमल की बॉडी के अराउंड। द बॉडी ऑफ द एनिमल इज कवर्ड बाय अ थिन एंड अ फर्म कवरिंग कॉल्ड पेलिकल। इट इज मेड अप ऑफ जेलेटिन। जो एनिमल की बॉडी होती है वो कवर्ड होती है, सराउंडेड होती है एक थिन और फर्म कवरिंग से, जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल जेलेटिन से बनी हुई होती है। ये अगर पैरामीशियम की बॉडी है तो ये कवरिंग है, इससे पेलिकल कहेंगे। The pellicle holds the shape of animal and provides stability and flexibility to allow the movement of the paramecium. ये पेलिकल एनिमल के शेप को होल्ड करता है, शेप बनाए रखता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से पैरामीशियम मूवमेंट कर पाता है विद द हेल्प ऑफ सीलिया। The pellicle has double membrane. The outer membrane is continuous with the cilia and the inner membrane with ectoplasm.
पेलिकल के पास डबल मेम्ब्रेन होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं, दो लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं। ऐसे दो लेयर्स होते हैं। जो आउटर होगा, आउटर मेम्ब्रेन, वो कॉन्टिन्यूस होती है सीलिया के साथ, और इनर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस होती है एक्टोप्लाज्म के साथ। एक्टोप्लाज्म साइटोप्लाज्म का आउटर पार्ट होता है। ये पेलिकल है, ये आउटर मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूस है सीलिया के साथ, और इनर कॉन्टिन्यूस है एंडोप्लाज्म के साथ। यहाँ पे एंडोप्लाज्म होगा। अंडर द हायर मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, पेलिकल shows rectangular or hexagonal depressions on its surface. Each hexagonal depression is perforated by a central aperture through which a single cilium emerges out. आप हायर मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप के हायर मैग्निफिकेशन के अंडर देखोगे, बहुत ही पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखोगे पेलिकल के सरफेस को, तो आपको रेक्टेंगुलर या हेक्सागोनल डिप्रेशन दिखाई पड़ेंगे पेलिकल के सरफेस पे, जैसे कि ये और ये। हर हेक्सागोनल डिप्रेशन के सेंटर से एक सीलिया इमर्ज आउट होता है, एक सीलिया बाहर निकलता है। ये हेक्सागोनल डिप्रेशन है और इसके सेंटर से एक सीलिया बाहर आ रहा है, ये सीलिया है। The anterior and posterior margins of hexagonal depressions bears the opening of trichocysts. ये ट्राइकोसिस्ट प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये अनडिस्चार्ज ट्राइकोसिस्ट हैं। इनकी ओपनिंग भी हेक्सागोनल डिप्रेशंस के थ्रू ही होती है। हेक्सागोनल डिप्रेशंस के पोस्टीरियर और एंटीरियर मार्जिन्स पे इन ट्राइकोसिस्ट्स की ओपनिंग देखी जाती है। ट्राइकोसिस्ट्स के बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। Cilia. The entire body of the animal is covered with numerous small hair-like projections called cilia. पैरामीशियम की पूरी बॉडी कवर्ड होती है बहुत सारे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस या स्ट्रक्चर से, जिनको सीलिया कहते हैं। ये सीलिया है, ये पैरामीशियम की बॉडी है, और ऐसे सीलिया पूरी बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। द सीलिया आर ऑल ऑर्गेनेलीज ऑफ लोकोमोशन एंड फूड कलेक्शन। दे ऑल्सो एक्ट एज सेंसरी रिसेप्टर्स एंड डिटेक्ट द स्टिमुली ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सीलिया ऑर्गेनेलीज है लोकोमोशन और फूड कलेक्शन के। ये पैरामीशियम को हेल्प करते हैं लोकोमोशन में, मतलब मूव करने में, और फूड कलेक्शन में, फीडिंग में हेल्प करता है सीलिया। ये एक्ट करते हैं सेंसरी रिसेप्टर्स की तरह भी, मतलब इनके पैरामीशियम के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होगा तो उसे सीधा डिटेक्ट कर लेगा, पहचान लेगा। पैरामीशियम हैज़ अराउंड 4000 motile cilia on its surface, arranged in longitudinal rows, beating in waves to ensure movement and feeding. पैरामीशियम के बॉडी के सरफेस पे अराउंड 4000 मोटाइल सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि अरेंज्ड होते हैं लॉन्गिट्यूडनल रोज में, और वो बीट करते हैं एक साथ वेव्स में, जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है और फीडिंग हो पाती है। सीलिया का बहुत बड़ा रोल है फीडिंग में और पैरामीशियम के लोकोमोशन में, मूवमेंट में। Cilia of uniform length is distributed evenly over the surface of the body. This condition is known as holotrichus. पैरामीशियम के बॉडी के सरफेस पे जो सीलिया प्रेजेंट होता है, इनकी लेंथ ऑलमोस्ट सेम होती है। ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं और इनकी लेंथ सबकी यूनिफॉर्म होती है, सेम होती है। इस कंडीशन को होलोट्राइकस कहते हैं, जब सीलिया की लेंथ बॉडी के सरफेस पे यूनिफॉर्म होती है। द बॉडी सीलिया आर इक्वल बट दे आर लॉन्गर एट द पोस्टीरियर एंड।
हैंस द नेम कॉर्डेटम। तो बॉडी पे जो सीलिया प्रेजेंट होता है बॉडी के सरफेस पे, वो इक्वल होते हैं। पैरामीशियम के बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये पोस्टीरियर एंड है पैरामीशियम का, यहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं वो ज़्यादा लंबे होते हैं एज़ कम्पेयर टू बॉडी सीलिया। इस स्ट्रक्चर को कॉर्डल टफ्ट कहते हैं और इसी की वजह से स्पीशीज़ का नाम कॉर्डेटम पड़ा है। Cilia is about 0.2 to 10 microns in diameter and measures 10 to 12 micron in length. Cilia का diameter about 0.2 से लेकर 10 माइक्रॉन्स के बीच में होता है और उसकी लेंथ 10 से 12 माइक्रॉन के बीच में होती है। The ciliature may be conveniently divided into somatic cilia, which are found on the body surface, and into oral ciliature, which is associated with the mouth region. तो ये पैरामीशियम की बॉडी है, ये सीलिया है, ये माउथ रीजन है और इसमें भी सीलिया प्रेजेंट है। तो सीलिया को हम डिवाइड कर सकते हैं सोमैटिक सीलिया में और ओरल सीलिया में। जो सोमैटिक सीलिया होता है वो सेल की बॉडी की सरफेस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ये सोमैटिक सीलिया है। और ओरल सीलिया वो होता है जो माउथ रीजन में प्रेजेंट होता है। ये माउथ रीजन है और यहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट है इसे ओरल सीलिया कहेंगे। तो सोमैटिक सीलिया वो जो बॉडी के सरफेस पे पाए जाते हैं और ओरल सीलिया वो जो माउथ रीजन में पाए जाते हैं। ईच सीलियम अराइजेस फ्रॉम अ बेसल ग्रेन्यूल और काइनेटोसोम। सारे सीलिया अराइज होते हैं यानी कि निकलते हैं बेसल ग्रेन्यूल या काइनेटोसोम से। बेसल ग्रेन्यूल या काइनेटोसोम में ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है सीलिया के बेस पे। ये डायग्राम में आपको बेसल बॉडी दिख रही होगी, इसी से सारे सीलिया अराइज होते हैं। द सीलिया हैव अ फाइब्रिलर कंपोजिशन। सीलिया का फाइब्रिलर कंपोजिशन होता है। फाइब्रिलर कंपोजिशन होने का मतलब ये है कि सीलिया फाइबर्स के नेटवर्क से मिलके बनते हैं। The bounded space of the cilium contains a watery substance known as matrix. ये सीलिया का स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसमें इसके बाउंडेड स्पेस में यानी कि स्पेस में एक वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स एक वाटरी सब्सटेंस है जो सीलिया के बाउंडेड स्पेस में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे प्रेजेंट होगा, इसमें भी प्रेजेंट होगा। In the matrix there remain embedded 11 longitudinal fibrils or microtubules. Microtubules का मतलब होता है छोटे छोटे ट्यूब्स। तो मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं 11 लॉन्गिट्यूडनल फाइब्रिल्स या जिन्हें माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कह सकते हैं। ये मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स में एम्बेडेड होते हैं। ये सीलिया का इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जूम्ड वर्जन है, इसमें आपको दिख रहा होगा 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स। Out of the 11 fibrils, 2 are located in the center, while the remaining 9 fibrils remain arranged peripherally around the central fibrils. तो टोटल 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें से 2 सेंटर पे होते हैं। ये सेंटर है, ये 2 सेंटर में प्रेजेंट है, 1 2, और बाकी के 9 प्रेजेंट होते हैं पेरिफेरी में, इसके अराउंड। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है। ऐसे ही 9 प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 2 सेंटर में प्रेजेंट होंगे और बाकी के 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स या फाइब्रिल प्रेजेंट होगा पेरिफेरी में। तो सीलिया
आपके इंटरनल स्ट्रक्चर में एक वाटर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और टोटल 11 फाइब्रिल्स या माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 2 सेंटर में प्रेजेंट होते हैं और बाकी के 9 पेरिफेरी में सेंटर माइक्रोट्यूब्यूल्स के अराउंड अरेंज होते हैं। आगे बढ़ेंगे। ओरल ग्रूव एंड साइटोपाइज, ये दोनों स्ट्रक्चर भी पैरामीशियम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर है, ये ओरल ग्रूव है। On the ventrolateral side of the body is a large oblique shallow depression called oral groove or peristome. It gives the animal an asymmetrical appearance. पैरामीशियम के बॉडी के वेंट्रोलैटरल साइड पर एक लार्ज ओब्लिक का मतलब होता है स्लैंटेड या झुका हुआ, ये स्लैंटेड ओब्लिक शैलो डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसे ओरल ग्रूव या पेरिस्टोम कहते हैं। पेरिस्टोम या ओरल ग्रूव एनिमल को एसिमेट्रिकल अपीयरेंस देता है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से पैरामीशियम का स्ट्रक्चर एसिमेट्रिकल होता है। द ओरल ग्रूव लीड्स इनटू अ शॉर्ट कॉनिकल फनल शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड साइटोस्टोम। ओरल ग्रूव लीड करता है इनटू साइटोस्टोम। साइटोस्टोम यानी कि माउथ, सेल माउथ। तो ओरल ग्रूव लीड करता है छोटे फनल शेप्ड ओपनिंग में जिसे साइटोस्टोम या माउथ कहते हैं। ये स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा, ओरल ग्रूव इज लीडिंग टू साइटोस्टोम। The cytostome extends towards the center of the body, forming a wide cytopharynx. ये साइटोफेरिंक्स एक्सटेंड करता है सेंटर ऑफ द बॉडी की तरफ और बनाता है साइटोफेरिंक्स। साइटोफेरिंक्स वाइड स्ट्रक्चर होता है। साइटोस्टोम लीड करता है साइटोफेरिंक्स में। The cytopharynx then turns sharply towards the posterior side to become the slender tapering esophagus. साइटोफेरिंक्स पैरामीशियम के पोस्टीरियर साइड की तरफ एक्सटेंड होता है और साइटोफेरिंक्स बन जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस थोड़ा नैरो स्ट्रक्चर होता है एज कम्पेयर टू साइटोफेरिंक्स, ये थोड़ा नैरो होता है, पतला होता है। द ईसोफेगस turns against towards the center of the animal to lead into the formation of food vacuole. Esophagus पैरामीशियम के बॉडी के सेंटर की तरफ मूव करता है, ये थोड़ा सा साइड में मूव करता है और लीड करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। जो पहला फूड वैक्यूल होता है वो ईसोफेगस ही फॉर्म करता है। ईसोफेगस फूड वैक्यूल फॉर्म करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइटोपाइज के बारे में। द साइटोपाइज ऑल्सो टर्म्ड सेल एनस और एनल स्पॉट और साइटोप्रॉक्ट लाइज ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑलमोस्ट वर्टिकली बिहाइंड द साइटोस्टोम और माउथ। जो साइटोपाइज होता है इसे सेल एनस, एनल स्पॉट या साइटोप्रॉक्ट भी कहते हैं। ये पैरामीशियम की बॉडी के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है। साइटोस्टोम या माउथ जिसे कहते हैं उसके पीछे ऑलमोस्ट ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो साइटोपाइज कहते हैं। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर एलिमिनेटेड थ्रू द साइटोपाइज। अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स ऐसे फूड पार्टिकल्स जो पैरामीशियम डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जो डाइजेस्ट नहीं होते, वो बाहर निकल जाते हैं बॉडी से एक ओपनिंग के थ्रू जिसे साइटोपाइज कहते हैं। ये यहाँ पे एक ब्रीफ में लिखा हुआ है, आप इसको नोट भी कर सकते हो।
सबसे पहले ओरल ग्रूव आएगा, वो लीड करेगा साइटोस्टोम में, साइटोस्टोम लीड करता है साइटोफेरिक्स में, साइटोफेरिक्स ईसोफेगस में, और ईसोफेगस लीड करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल। और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो एंड में एलिमिनेट हो जाता है थ्रू साइटोपाइज। फूड वैक्यूल के बाद साइक्लोसिस का प्रोसेस होता है पैरामीशियम की बॉडी में, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम के टॉपिक पे।